देखिए बच्चों, हम लोगों ने यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरिन शुरू कर दी थी और इनके वर्गीकरण के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम इनके IUPAC नामकरण के बारे में और CX बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं उनका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड इस रूप में लिखा जाता है। लेकिन अगर IUPAC सिस्टम की हम लोग बात करें तो IUPAC नाम पद्धति में इन्हें हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि हैलोजन को यहाँ प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं। और देखिए बच्चों, जो IUPAC पद्धति के जो नियम है वो नियम आप लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ लिए होंगे। तो आज हम लोग एल्किल हैलाइड और हेलो एरिनो के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका नामकरण लिखा जाता है और CX बंध की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए हेलो एल्केनों के सामान्य नाम लिखने के लिए एल्किल समूह के नाम के साथ हैलाइड लगाया जाता है। तो देखिए बच्चों, यानी इनका जो सामान्य नाम होता है वो किस रूप में लिखा जाता है, देखिए, अर्थात इनका सामान्य नाम एल्किल हैलाइड होता है, यानी एल्किल हैलाइड के रूप में इनका सामान्य नाम लिखा जाता है। आगे देखिए, IUPAC में इनका नामकरण हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में किया जाता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर IUPAC सिस्टम में अगर इनका नाम लिखा जाता है तो हेलो प्रतिस्थापी हाइड्रोकार्बन के रूप में लिखा जाता है। चलें आगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए आपके सामने कुछ उदाहरण है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, कुछ उदाहरण है। देखिए CH3, CH2, CH2, Br। अब हम इसका अगर सामान्य नाम लिखेंगे तो देखिए इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाले को हम कहते हैं प्रोपिल। क्या कहते हैं, प्रोपिल। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इनका जो सामान्य नाम होता है वो एल्किल हैलाइड के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये क्या हो गया, 3 कार्बन वाला प्रोपिल हो गया और प्रोपिल से जब Br जुड़ा हुआ है तो इसका नाम हो गया एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। और देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो एल्किल समूह का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, जैसे ये क्या है, CH3, CH2, CH3। देखिए बच्चों, ये क्या है, प्रोपेन है। ये क्या है, प्रोपेन है। प्रोपेन में यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो देखिए इस तरीके से CH3, CH2, CH2 और ये देखिए इसकी एक संयोजकता क्या हो गई, खाली हो गई। अरे भाई, अगर प्रोपेन में से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो इसकी एक संयोजकता खाली हो गई और उस एक संयोजकता के खाली होने पर जो समूह बनता है उसे कहा जाता है प्रोपिल। क्या कहा जाता है, प्रोपिल। तो देखिए बच्चों, ये क्या है, प्रोपिल है। ये क्या है, प्रोपिल। और इस प्रोपिल से अगर Br जुड़ गया, इस प्रोपिल से Br हैलोजन जुड़ गया तो इसका नाम क्या हो गया, प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या हो गया, प्रोपिल ब्रोमाइड। अब इसका देखिए, ये एक सीधी श्रृंखला के रूप में है तो हम इसका सामान्य नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। तो देखिए इसका सामान्य नाम क्या हो गया, एन डैश प्रोपिल ब्रोमाइड। क्लियर है, आया समझ में। अब हम बात करते हैं इसके IUPAC नामकरण की। देखिए बच्चों, जब IUPAC नामकरण लिखते हैं तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। भाई, सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और साथ ही साथ हम हैलोजन की स्थिति को भी प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये लीजिए, ये लंबी कार्बन श्रृंखला हो गई लंबी कार्बन श्रृंखला। अब इस लंबी कार्बन श्रृंखला में हम गिनती शुरू करते हैं। अब भाई, गिनती वहां से शुरू करेंगे जहां से इस Br को कम अंक मिले। ठीक है, यानी हम यहां से गिनती शुरू करेंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा इसका नाम, 1 ब्रोमो। भाई, 1 नंबर पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और हमने पढ़ा है कि हेलो प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है IUPAC नामकरण इनका। तो देखिए क्या होगा, 1 पे जुड़ा हुआ है ब्रोमो, यानी 1 ब्रोमो और 3 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं प्रोपेन। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ डैश आएगा, 1 डैश ब्रोमो प्रोपेन। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्लियर है, आया समझ में। चलिए अगला देखिए बच्चों, देखिए इस उदाहरण को देखिए, इसका सामान्य नाम होगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या होगा, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। देखिए बच्चों, जो ये समूह है, देखिए जो ये समूह है, इस समूह को कहा जाता है आइसोप्रोपिल। अब समझने की कोशिश करना, इसको आइसोप्रोपिल क्यों कहते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, प्रोपेन है। ये क्या है, प्रोपेन है। अगर प्रोपेन के इस कार्बन से, यानी इस द्वितीय कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन निकल जाता है,
यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक संयोजकता रिक्त हो जाती है तो आइसोप्रोपिल समूह का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, आइसोप्रोपिल समूह क्या होता है, इधर देखिए CH3 CH3 और यहाँ पे ये एक संयोजकता खाली हो गई, इसे कहा जाता है आइसोप्रोपिल समूह। और इस आइसोप्रोपिल समूह से जुड़ा हुआ है क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सामान्य नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या हो गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्लियर है? अब IUPAC नाम देखिए, IUPAC नामकरण के लिए वही लंबी श्रृंखला का चयन, ये लंबी श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब गिनती चाहे यहां से शुरू करो चाहे यहां से, बात तो एक ही है। चलिए यहां से गिनती शुरू करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो 2 नंबर वाले कार्बन पे यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम क्या होगा? देखिए 2-क्लोरोप्रोपेन। क्या होगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। आया समझ में? चलिए आगे देखिए, देखिए तीसरा उदाहरण देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जो ये समूह होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो ये समूह होता है इसे कहा जाता है आइसोब्यूटिल। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। क्या होगा इसका सामान्य नाम? आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, इसकी सबसे लंबी श्रृंखला ये हो जाएगी, ये वाली जो मैं बता रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, ये लंबी श्रृंखला हो गई। अब इस लंबी श्रृंखला में गिनती शुरू करेंगे और गिनती वहीं से शुरू करेंगे जहाँ हैलोजन को कम अंक मिले। तो लीजिए भाई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी है, यहाँ ये भी प्रतिस्थापी है, क्लोरीन भी, और ये जो मैथिल समूह है ये भी प्रतिस्थापी के रूप में है, ठीक है। अब हमारे पास ये आएगा कि हम पहले किसका नाम लिखें। तो अब हम ध्यान देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे। देखिए बच्चों, अगर अल्फाबेटिकली देखें तो क्लोरो स्टार्ट होता है C से और मैथिल स्टार्ट होता है M से, ठीक है। यानी कहने का मतलब है C पहले आता है, अल्फाबेटिकली C पहले आता है, तो हम सबसे पहले क्लोरीन को लिखेंगे, यानी क्लोरो प्रतिस्थापी को लिखेंगे। तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? देखिए 1 क्लोरो, भाई 1 पे क्लोरो जुड़ा हुआ है, 1 क्लोरो, और 2 पे जुड़ा हुआ है मैथिल समूह, तो 1 क्लोरो, 2 मैथिल और 3 कार्बन है, इसलिए प्रोपेन। तो देखिए बच्चों, ये इसका IUPAC नाम हो गया, ये इसका IUPAC नाम है बच्चों। देखिए क्या हो गया इसका IUPAC नाम? 1 क्लोरो, 2 मैथिल, प्रोपेन। क्लियर है? आया समझ में ये आपको कि किस तरीके से सामान्य नाम लिखते हैं और किस तरीके से IUPAC नाम लिखा जाता है। चलें आगे, चलिए अब देखिए, एरिल हैलाइडो को सामान्य नाम पद्धति तथा IUPAC में हैलोएरिन कहते हैं। देखिए बच्चों, अब हम एरिल हैलाइडो की बात करें तो एरिल हैलाइडो को क्या कहा जाता है? हैलोएरिन। क्या कहते हैं? हैलोएरिन। देखिए, डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के लिए सामान्य प्रणाली में ऑर्थो, मेटा तथा पैरा पूर्व लगन का उपयोग करते हैं। देखिए, O से मतलब है ऑर्थो, M से मतलब है मेटा, P से मतलब है पैरा। तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब है कि जो हैलोएरिन होते हैं उनका चाहे सामान्य नामकरण लिखें या IUPAC नामकरण, हम हैलोएरिन काम में लेते हैं, यानी हैलोएरिन ही कहा जाता है। और अगर मान लीजिए वहाँ पे डाई हैलोजन व्युत्पन्न है, अगर वहाँ पे 2 हैलोजन उत्पन्न है, तो वहाँ पे हम लोग ऑर्थो, मेटा तथा पैरा इन पूर्व लगन को काम में लेते हैं। तो देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना। देखिए, ये कोई हमारा हैलोएरिन है, ये क्या हो गया? हैलोएरिन। X यहाँ पे कोई भी हैलोजन हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई सी भी हैलोजन हो सकती है, तो ये हैलोएरिन है। अब देखिए, हैलोएरिन में इस हैलोजन के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो देखिए बच्चों, ये पोजीशन, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, ये पोजीशंस कहलाती है ऑर्थो। क्या कहलाती है? ऑर्थो। यानी ये ऑर्थो स्थिति होती है। क्या होती है? ऑर्थो स्थिति। क्लियर है? और इसके रेफरेंस में, हैलोजन के रेफरेंस में, ये दोनों जो पोजीशन होती है ये होती है मेटा। क्या होती है? मेटा पोजीशन। और ये जो पोजीशन होती है ये होती है पैरा, पैरा पोजीशन। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसके रेफरेंस में ये दोनों पोजीशन होती है ऑर्थो, जिसे स्मॉल ओ से दर्शाते हैं, ये दोनों पोजीशन होती है मेटा, जिसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं, और ये पोजीशन होती है पैरा, जिसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? क्या आया आपको ये बात समझ में? तो देखिए क्या होगा, दो ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 मेटा पोजीशन होती है और एक क्या होती है? पैरा पोजीशन। तो देखिए बच्चों, अगर डाई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं तो हम लोग यहाँ पे ऑर्थो, मेटा और पैरा इन पूर्व लगन को काम में लेते हैं। आया समझ में? अब आगे देखिए, IUPAC नाम पद्धति में
ऑर्थो, मेटा तथा पैरा स्थिति के लिए 1 2, 1 3 तथा 1 4 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो देखिए बच्चों, जो ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो ये पूर्व लगन हम लोग काम में लेते हैं, ये सामान्य नाम पद्धति में लिया जाता है। लेकिन अगर IUPAC नाम पद्धति की बात करें तो यहाँ पे हम ऑर्थो के लिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऑर्थो के लिए काम में लेते हैं 1 2 संख्या काम में लेते हैं, मेटा के लिए काम में लेते हैं 1 3 और पैरा के लिए काम में लेते हैं 1 4, यानी ये हम संख्याएं काम में लेते हैं। और देखिए इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए ये हैलोजन है, यहाँ पे हैलोजन जुड़ा हुआ है, इस स्थिति को यानी इस कार्बन को मैंने एक नाम दे दिया, तो ऑर्थो पे यहाँ पे क्या आएगा 2। तो ऑर्थो पे अगर कोई समूह उपस्थित है तो हम क्या बोलेंगे 1 2, क्या काम में लेंगे हम लोग 1 2, यानी कहने का मतलब है अगर कोई डाई हैलोजन व्युत्पन्न है और यहाँ पे ऑर्थो पे कोई समूह है तो 1 2 संख्या का प्रयोग किया जाता है। मेटा के लिए देखिए इसे 3 नंबर देंगे, मेटा के लिए 1 3 का उपयोग किया जाता है 1 3, और अगर पैरा पे है तो पैरा के लिए 1 4 इनका उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब IUPAC नामकरण लिखते हैं तो ऑर्थो, मेटा तथा पैरा स्थिति के लिए 1 2, 1 3 तथा 1 4 संख्याओं का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि 1 2 स्थिति कौन सी होती है, जब ऑर्थो पे कोई समूह उपस्थित है। जब मेटा स्थिति क्या होती है, देखिए जबकि 3 नंबर पे कोई समूह उपस्थित है। वापस ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर पूछा जाए कि 1 2 स्थिति से क्या मतलब है, अगर 1 2 का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है कि ऑर्थो पे कोई समूह उपस्थित है। अगर 1 3 संख्या का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है मेटा पोजीशन पे कोई समूह उपस्थित है, और अगर 1 4 संख्या का उपयोग कर रहे हैं इसका मतलब है पैरा पोजीशन पे कोई समूह उपस्थित है। और ये जो ऑर्थो, मेटा, पैरा जो ये पोजीशंस देखी जाती है ये हैलोजन के रेफरेंस में देखी जाती है। भाई हेलो एरीन में जो हैलोजन उपस्थित है उसके रेफरेंस में ही इन पोजीशंस को देखी जाती है। चलें आगे, तो देखिए आगे, तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से कोई Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसका सामान्य नाम क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। इस तरीके से देखिए यहाँ पे एक तो यहाँ ब्रोमीन है और यहाँ ब्रोमीन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। अरे भाई अगर हम इस बेंजीन की बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये पोजीशन तो होती है ऑर्थो, ये पोजीशन होती है मेटा और ये पोजीशन क्या होती है, पैरा, ठीक है। यानी जो हमारा ब्रोमीन उपस्थित है, ये जो दोनों ब्रोमीन अगर हम लोग बात करें तो ये एक दूसरे से मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेटा डाई ब्रोमो। भाई 2 ब्रोमो है तो मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है। अब देखिए इसकी बात करें अगर हम लोग तो ये एक सिमेट्रिक संरचना हो गई। भाई तीनों ब्रोमीन है यानी तीनों हैलोजन बराबर है और एक सममित संरचना हो गई, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक ट्राइब्रोमोबेंजीन। और देखिए बच्चों इसकी जगह हम लोग सममित भी वर्ड काम में ले सकते हैं, इसे ऐसे भी कह सकते हैं हम सममित ट्राइब्रोमोबेंजीन, हम इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। क्लियर है, आया समझ में। अब इनके IUPAC नामकरण देखिए, IUPAC नाम की हम लोग बात करें तो इसका IUPAC नाम तो यही होगा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो हम गिनती शुरू करेंगे। अगर इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको इस पोजीशन को 2 नंबर और इसको क्या बोलेंगे 3 नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 1 3, यानी 1 नंबर पे और 3 नंबर पे 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। क्या हो जाएगा 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन। इधर देखिए यहाँ पे देखिए हम गिनती शुरू करेंगे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6, तो इसे हम क्या बोलेंगे 1 3 5। अरे भाई 1 पे 3 पे और 5 पे क्या है, ब्रोमीन समूह जुड़ा हुआ है, तो 1 3 5 और 3 ब्रोमीन समूह है तो ट्राई ब्रोमो, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन। क्लियर है, आया समझ में कि किस तरीके से हम जो हेलो एरीन होते हैं या हेलो एरीन प्रतिस्थापी होते हैं उनका नामकरण लिखते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा। और देखिए बच्चों सबसे पहले ये जरूरी है कि आप लोगों को IUPAC सिस्टम के नियम आए, तो आप लोगों को 11वीं क्लास में जो IUPAC के नियम दिए हुए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जब IUPAC के नियम आपको बिल्कुल अच्छे से आएंगे तो इन IUPAC नामकरण को लिखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें IUPAC के नियम पता होना जरूरी है कि IUPAC नामकरण के क्या नियम होते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे देखिए
एल्केन के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के लिए जैम डाई हैलाइडों का सामान्य नाम एल्किलिडीन हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइडों के नाम एल्किलीन डाई हैलाइड तथा अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों का पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड होता है। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात कर रहे हैं एल्केनों के डाई हैलोजन व्युत्पन्नों के बारे में। तो देखिए ये कहा जाता है कि जो जैम डाई हैलाइड होते हैं, देखिए जैम डाई हैलाइड मैंने आपको बताया है भाई, ऐसे डाई हैलाइड जिनमें दो हैलोजन उपस्थित होती है, दोनों हैलोजन समान होती है और एक ही कार्बन पे उपस्थित होती है, उन्हें कहा जाता है जैम डाई हैलाइड। तो जैम डाई हैलाइड का जब सामान्य नाम लिखना है तो क्या हो जाएगा, एल्किलिडीन हैलाइड, इस रूप में लिखते हैं एल्किलिडीन हैलाइड के रूप में। अब हम बात करें विसिनल डाई हैलाइडों की, तो विसिनल डाई हैलाइड में क्या होता है, जो दो हैलोजन होती है वो समान होती है और पास पास उपस्थित कार्बन पर दोनों हैलोजन उपस्थित होती है। तो देखिए इनका नाम लिखा जाता है एल्किलीन डाई हैलाइड, यानी इस रूप में नाम लिखते हैं हम विसिनल डाई हैलाइडों का। और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइडों का नाम पॉलीमेथिलीन डाई हैलाइड होता है। ठीक है, अब आगे देखें, आगे देखिए, आईयूपीएसी पद्धति में इन्हें डाई हैलो एल्केन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर आईयूपीएसी पद्धति की बात करें तो आईयूपीएसी पद्धति में इन्हें डाई हैलो एल्केन कहते हैं। इनमें हैलोजन परमाणु की स्थिति भी बताई जाती है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, CH3CHCl2, ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर सामान्य नाम की बात करें तो सामान्य नाम होगा एथिलीडीन क्लोराइड। क्या होगा, एथिलीडीन क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, जैम डाई हैलाइड है। देखिए इसकी संरचना इस तरीके से है, CH3CH और ये जो दोनों क्लोरीन है ये इस एक कार्बन से जुड़ी हुई है। क्लियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिलीडीन क्लोराइड। अब अगर इसके आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो देखिए बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण में वही श्रृंखला का चयन करेंगे। लीजिए भाई ये श्रृंखला हो गई, गिनती शुरू करेंगे जहां से हैलोजन को कम अंक मिले, यानी यहां से गिनती शुरू होगी, ये 1 नंबर कार्बन और ये 2 नंबर। तो देखिए इसका आईयूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, 1,1, भाई एक पे 2 क्लोरो समूह जुड़े हुए हैं ना, तो 1,1 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो। और ये कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा एथेन। तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाई क्लोरो एथेन। तो देखिए आईयूपीएसी नाम क्या है, 1,1 डाई क्लोरो एथेन। क्लियर है, अब आगे देखिए, ये विस डाई हैलाइड है। ठीक है, और देखिए इस विस डाई हैलाइड का अगर सामान्य नाम की बात करें तो एथिलीन डाई क्लोराइड। क्या होगा, एथिलीन डाई क्लोराइड। अब ये एथिलीन क्यों हुआ, देखिए बच्चों, क्योंकि 2 कार्बन है ना, यहाँ पे ये 2 कार्बन है, तो एथिलीन और डाई क्लोराइड हो गया। अब आईयूपीएसी नामकरण की बात करें तो देखिए ये क्या हो गई, ये कार्बन श्रृंखला हो गई 1, 2, तो ये हो जाएगा 1, 2, यानी 1 पे और 2 पे, 1 नंबर पोजीशन पे और 2 नंबर पोजीशन पे, यानी 1, 2 डाई क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन, यानी 1, 2 डाई क्लोरो एथेन। तो ये इसका क्या हो गया, आईयूपीएसी नामकरण। तो देखिए बच्चों, आईयूपीएसी नामकरण की आप लोग प्रैक्टिस करिए। जो 11वीं क्लास में आईयूपीएसी नामकरण के नियम हैं उन्हें दोबारा पढ़िए, उनको समझिए, और जितनी आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आईयूपीएसी नामकरण लिखने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, चलें आगे, चलिए अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे CX बंध की प्रकृति के बारे में। देखिए बच्चों, हेलो एल्केन में जो कार्बन हैलोजन बंध है उसकी प्रकृति के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केनों में कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय सहसंयोजक होता है। देखिए कैसा बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता से अधिक होती है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना कि अगर हम लोग हेलो एल्केन की बात करें, देखिए बच्चों अगर हेलो एल्केन की बात करें तो हेलो एल्केन में जो कार्बन और हैलोजन के बीच का जो बंध है वो होता तो सहसंयोजी बंध है, लेकिन हैलोजन की अधिक विद्युत ऋणता के कारण इस बंध में ध्रुवणता आ जाती है, और ध्रुवणता के कारण ये ध्रुवीय सहसंयोजी बंध बन जाता है। देखिए क्यों आती है ध्रुवणता, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने के कारण इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच के रखता है, और जब ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है तो इस पे तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पे आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश। क्लियर है, देखिए आगे, जिससे
कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय हो जाता है। भाई इससे क्या होगा, कार्बन हैलोजन बंध ध्रुवीय हो जाएगा, मैंने अभी आपको समझाया, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने आपको समझा दिया कि कार्बन पे तो आंशिक धनावेश आ जाता है और हैलोजन पे आंशिक क्या आ जाता है, ऋणावेश आ जाता है। और देखिए बच्चों, इसे एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, क्या होता है, मैं आपको इस उदाहरण से ये समझाना चाहती हूँ कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में। देखिए ये क्या है, ये कोई हेलोमेथेन है। क्या है, हेलोमेथेन है। यहाँ हैलोजन कुछ भी हो सकती है, कोई फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कोई सी भी हैलोजन हो सकती है। यहाँ मैंने एक्स लिखा है, ये हैलोजन को एक्स से डिनोट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं CX बंध की प्रकृति के बारे में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो ये कार्बन होता है ये कैसा होता है, sp3 संकृत होता है। और आपको पता है sp3 संकृत जो कक्षक होते हैं उनकी आकृति क्या होती है, चतुष्फल की है। ठीक है, तो देखिए ये देखिए इस तरीके से ये sp3 संकरित होता है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कार्बन के इस वाले कक्षक से, देखिए इससे कौन अतिव्यापन कर लेता है, इससे हाइड्रोजन अतिव्यापन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन अतिव्यापन कर लेता है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अतिव्यापन कर लेता है। और देखिए इससे यहाँ पे जो हैलोजन है, हैलोजन का p कक्षक यहाँ पे क्या करता है, अतिव्यापन करता है। ये कोई हैलोजन का क्या है, p कक्षक है। ठीक है, मैं यहाँ पे x बना देती हूँ, ये हैलोजन का वो है p कक्षक है, और ये देखिए कार्बन के संकृत कक्षक है। तो ये जो कार्बन है ये कैसा होता है, sp3 संकृत होता है। क्लियर है। अब देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे जो ये बंध है, जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंध है, इस बंध का निर्माण होता है sp3s अतिव्यापन के द्वारा। इस बंध का निर्माण भी होता है sp3s अतिव्यापन के द्वारा, और इस बंध का निर्माण भी होता है sp3s अतिव्यापन के द्वारा। और देखिए ये जो बंध है, कार्बन हैलोजन के बीच में जो ये बंध है, इस बंध का निर्माण होता है sp3p अतिव्यापन के द्वारा। यानी कार्बन के sp3 संकृत कक्षक और हैलोजन का जो p कक्षक है वह आपस में अतिव्यापन करते हैं, और sp3p अतिव्यापन के द्वारा कार्बन और हैलोजन के बीच में बंध का क्या होता है, निर्माण होता है। देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो है कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन है ये मान लीजिए हैलोजन का। ठीक है। अब देखिए बच्चों, बंध का निर्माण तो सहसंयोजी प्रवृत्ति के द्वारा होता है, ये सहसंयोजी बंध होता है। लेकिन हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों को हैलोजन अपनी ओर खींच के रखता है। क्या करके रखता है, हैलोजन इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच के रखता है, जिस कारण से हैलोजन पे तो आंशिक ऋणावेश आ जाता है और कार्बन पे आंशिक क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, सहसंयोजी बंध में ध्रुवीय प्रकृति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब है कार्बन हैलोजन जो बंध है वो कैसा हो जाता है, वो ध्रुवीय हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक की। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कार्बन हैलोजन बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता है। तो देखिए बच्चों क्या है कि जो कार्बन हैलोजन बंध है वो ध्रुवीय प्रकृति का होता है, इसी कारण से एल्किल हैलाइडों का द्विध्रुव आघूर्ण कभी भी शून्य नहीं होता। यानी इनके द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ ना कुछ मान होता है। और देखिए समझने की कोशिश करना, इनके द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कार्बन से किधर की ओर होती है, हैलोजन की तरफ होती है, क्योंकि हैलोजन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा। ठीक है, आगे देखिए आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, अरे भाई जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होता है, हैलोजन परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, जिससे कार्बन हैलोजन बंध की लंबाई भी क्या होती है, बढ़ती है। अतः CF से CI तक बंध लंबाई बढ़ती है। यानी देखिए बच्चों अगर बात की जाए तो कार्बन और आयोडीन के बीच में जो ये बंध होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन और आयोडीन के बीच में जो ये बंध होता है इसके बंध लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद कार्बन और ब्रोमीन के बीच की बंध की, फिर कार्बन और क्लोरीन के बीच की बंध की, और सबसे कम बंध लंबाई होती है कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बंध की। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए,
जैसे जैसे कार्बन फ्लोरीन बंध से हम कार्बन आयोडीन बंध की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे देखिए क्या हो रहा है, बंध की लंबाई बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बंध की लंबाई बढ़ती जा रही है। यानी अगर कार्बन आयोडीन बंध की बात करें तो इसकी बंध की लंबाई सबसे ज़्यादा, और कार्बन फ्लोरीन बंध की बात करें तो इनके बंध की लंबाई सबसे कम होती है। क्लियर है? ठीक है, चलें आगे। चलिए, CX बंध की लंबाई बढ़ने के साथ साथ बंध की प्रबलता कम होती जाती है। तो देखिए बच्चों क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इधर से इधर जाने पर बंध की लंबाई बढ़ती जा रही है तो प्रबलता क्या होती जा रही है, कम। अरे भाई, इधर से इधर जाने पे बंध लंबाई बढ़ रही है, बंध लंबाई बढ़ रही है, और जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ रही है बंध की प्रबलता क्या हो रही है, कम। बंध की प्रबलता कम हो रही है। यानी कहने का मतलब है कार्बन आयोडीन के बीच में जो बंध है उसकी प्रबलता कम होती है, किसकी तुलना में, कार्बन फ्लोरीन के बीच में बंध से। कहने का मतलब है कार्बन आयोडीन के बीच में जो बंध है उसकी प्रबलता कम होती है, जबकि कार्बन फ्लोरीन के बीच में जो बंध है उसकी प्रबलता ज़्यादा होती है। ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, अतः देखिए इससे क्या होता है, अतः CX बंध एंथैल्पी का मान भी कम होता जाता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जैसे जैसे बंध की लंबाई बढ़ रही है बंध की प्रबलता कम हो रही है, और जो बंध की एंथैल्पी है उसका मान भी क्या होता जाता है, कम। यानी इधर से इधर जाने पर जो बंध की एंथैल्पी है, जो बंध की एंथैल्पी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, चलिए आगे। अतः CF से CI तक बंध लंबाई बढ़ती है। यानी CF से लेके CI तक बंध लंबाई क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है बच्चों, आया समझ में? चलिए आगे देखिए। अब देखिए इस टेबल के द्वारा देखिए बच्चों हम कार्बन हैलोजन जो बंध लंबाई है उसके बारे में, बंध एंथैल्पी के बारे में तथा द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। देखिए ये आपको दिया हुआ है फ्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ब्रोमोमेथेन और आयोडोमेथेन। ये आपको इनकी बंध लंबाई दी हुई है पिकोमीटर में। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा बंध लंबाई किसकी है, कार्बन आयोडीन बंध की। ठीक है, यानी आयोडोमेथेन की हम लोग बात करें तो आयोडोमेथेन में कार्बन और आयोडीन के बीच में जो बंध है उसकी बंध लंबाई सबसे ज़्यादा है, और कितनी है, 214, यानी 214 पिकोमीटर है। और देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें तो सबसे कम बंध लंबाई इसकी है, यानी यहाँ इसमें जो कार्बन फ्लोरीन बंध है उसकी बंध लंबाई सबसे कम है, और ये कितनी है, 139 पिकोमीटर। ठीक है, आया समझ में? यानी 139 पिकोमीटर है और इसकी 214 पिकोमीटर है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाती है बंध की एंथैल्पी कम होती जाती है। तो देखिए दूसरे कॉलम में देखिए CX बंध एंथैल्पी। अब हम बात कर रहे हैं CX बंध एंथैल्पी के बारे में, और ये किलो जूल मोल इनवर्स में है। तो देखिए जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं वैसे वैसे बंध की एंथैल्पी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी सबसे ज्यादा अगर बंध एंथैल्पी की बात करें तो वो देखिए ये है 452। यानी जो ये बंध है, यानी फ्लोरोमेथेन में जो कार्बन फ्लोरीन बंध है उस बंध की एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, जबकि आयोडोमेथेन में जो कार्बन आयोडीन बंध है उसकी देखिए बंध एंथैल्पी सबसे कम। ठीक है, अब आगे देखिए द्विध्रुव आघूर्ण की। देखिए बच्चों अगर यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात की जाए तो हमें पता है कि हैलोजन में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। यानी कहने का मतलब है अगर हम यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो देखिए बच्चों सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए फ्लोरोमेथेन का, फिर होना चाहिए क्लोरोमेथेन का, फिर होना चाहिए ब्रोमोमेथेन का, और फिर होना चाहिए आयोडोमेथेन का। देखिए बच्चों समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो सबसे ज़्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए फ्लोरोमेथेन का, उसके बाद क्लोरोमेथेन का, फिर ब्रोमोमेथेन का, फिर आयोडोमेथेन का। लेकिन बच्चों देखिए यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का ये क्रम नहीं होता है, ये क्रम नहीं होता है, यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना, यहाँ थोड़ा परिवर्तन होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो क्लोरोमेथेन है इसका द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरोमेथेन से ज़्यादा होता है। देखिए बच्चों मैं यहाँ लिख रही हूँ भाई क्या होता है, जो क्लोरोमेथेन है उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान फ्लोरोमेथेन से ज़्यादा होता है, उसके बाद ब्रोमोमेथेन और उसके बाद में आयोडोमेथेन।
ठीक है। और इसका कारण क्या है, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करना। इसका कारण है फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता। भाई फ्लोरीन की अधिक विद्युत ऋणात्मकता होने के कारण जो कार्बन फ्लोरीन बंध है इसके बीच की बंध दूरी क्या होती है, कम होती है। और देखिए बच्चों जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, वो आंशिक आवेश के साथ साथ बंध दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो देखिए बच्चों इसी कारण से जो फ्लोरोमेथेन है, तो फ्लोरोमेथेन में द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, कम होता है। किसकी तुलना में, क्लोरोमेथेन की तुलना में। और देखिए यहाँ से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये देखिए फ्लोरोमेथेन है, फ्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण देखिए कितना है, 1.847, ठीक है। जबकि क्लोरोमेथेन की बात करें तो क्लोरोमेथेन का द्विध्रुव आघूर्ण है 1.860। यानी अगर आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि जो क्लोरोमेथेन है उसका द्विध्रुव आघूर्ण फ्लोरोमेथेन से क्या है, ज़्यादा है। और उसके बाद देखिए ब्रोमोमेथेन का और उसके बाद में आयोडोमेथेन का। यानी यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम है वो ये होता है। क्लियर है, आया समझ में। तो देखिए बच्चों आज हम लोगों ने IUPAC नाम पद्धति के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से एल्किल हैलाइड और हेलोएरीन का सामान्य नामकरण और IUPAC नामकरण लिखा जाता है। साथ ही साथ हम लोगों ने कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के बारे में भी अध्ययन किया और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों इसके आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।